आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जो क्या करे, जिसके अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या हो, सेम हो। ऐसी सीरीज को क्या कहा जाएगा? होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा। दैट मीन्स ऐसी सीरीज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे। तो दैट मीन्स द सीरीज in which the members can be represented by a general formula। तो अगर मान लीजिए एल्केन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला जो है हमने कल बता दिया था, CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो इसके अगर फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो इसे हम बोलेंगे, यहां पर n का वैल्यू आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C1 और H4, है ना। तो इसे बोला जाता है मीथेन। इसे क्या बोला जाता है? मीथेन। ठीक है ना। और अगर n का वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा? इथेन। अब देखिए मीथेन, इथेन, इसको C3 को बोला जाता है प्रोपेन और इसे बोला जाता है ब्यूटेन। अभी जब हम इनका नाम करेंगे ना IUPAC नोमेनक्लेचर, तब आपको ये मीथेन, इथेन सब और डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि एल्केन का फॉर्मूला जो होता है, जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इनका अगर मान लीजिए ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका अगर जनरल फॉर्मूला की बात की जाए किसी का भी, है ना, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ये। दैट मीन्स इनको हम कंबाइन फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को कंबाइन फॉर्म में हम इनको बोल सकते हैं एल्केन। ठीक बात है। दैट मीन्स एक ऐसी सीरीज जो क्या करे, उनके जो मेंबर्स हैं उनको एक ही जनरल फॉर्मूला द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो इन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है? सेम होता है। दैट मीन्स यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर मान लीजिए ये सक्सेसिव मेंबर्स, अगर मान लीजिए सक्सेसिव मेंबर्स की बात आए, ये जो मीथेन और इथेन है ये आपस में क्या है? सक्सेसिव मेंबर्स। और इथेन और प्रोपेन क्या है? सक्सेसिव मेंबर्स। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनके अंदर आपस में डिफरेंस कितने का होगा? यहां देखो कार्बन 1 से कितना हो गया? 2, तो एक तो कार्बन का डिफरेंस होगा और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? 4 से यहां कितने हो गए? 6। तो यहां पर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? CH2 का डिफरेंस यहां पर होगा। तो हम बात करें कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। ठीक है ना। तो यहां पर इनकी दोनों की बात की जाए तो यहां पर कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 से 3, तो C और H कितने हो जाएंगे? 6 से 8, तो इसे बोला जाएगा CH2 का यहां पर डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों की भी बात करेंगे तो इन सक्सेसिव मेंबर्स में भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। दैट मीन्स हम कोई भी एक सीरीज ले ले जिससे क्या करें, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो वो ऐसे कंपाउंड जो एक ही सीरीज को बिलोंग करते हैं, तो उस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा? होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले आपने एल्केन पढ़ा। अब मैं कह रहा हूं अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक बात है। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यहां पर इन दोनों में n का वैल्यू कितना होता है? 2 से स्टार्ट होता जाता है और नेक्स्ट चलता जाता है। यहां पर आप बात करेंगे तो n का वैल्यू कितना होता जाएगा? 2, 3, 4 डॉट 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 चलता हुआ जाएगा। तो और यहां पर आप बात कर लें अल्कोहल की, अल्कोहल्स की। ठीक है, तो अल्कोहल्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ठीक है, तो यहां पर n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है।
देखिए ये जो तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है, सेम होमोलोगस सीरीज। कैसे है हम देखते हैं। इनका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसे बोला जाएगा, C का वैल्यू कितना रख दें आप, 2, तो C2H4, ठीक है। नेक्स्ट जो मेंबर होगा उसे बोला जाएगा C3H6। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो होगा C4H8। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो होगा C5H10। ठीक बात है। अब इसे बोला जाता है इथीन, ये होता है प्रोपीन। इनके नाम को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम होमोलोगस सीरीज के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी हम इनके नोमेनक्लेचर में जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनको हम दोबारा से नोमेनक्लेचर में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन, इसे बोला जाएगा पेंटइन, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, एक ही होमोलोगस सीरीज से, यानी कि इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ये इसी से सब बन रहे हैं। तो ये जो सीरीज है वो कैसी है, होमोलोगस सीरीज। यहां पर जो है हम बात करें तो ये जो इथीन और प्रोपीन की बात की जाए तो इनके अंदर डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अब मान लीजिए आप एल्काइन की आप बात करते हैं तो एल्काइन के अंदर फॉर्मूला क्या है, C2H2 फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा, C3H4। नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो हो जाएगा C4H6। नेक्स्ट जो मेंबर हो जाएगा वो हो जाएगा C5H8, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा इथाइन, इथाइन। ये होगा प्रोपाइन, ये होगा ब्यूट आइन, ये होगा पेंट आइन। ये जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, यही तो है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, यही तो है। इसी कारण इस सीरीज को भी क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज बोला जाएगा। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, CH2 का डिफरेंस है। यहां भी जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहां भी जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है इनकी जो सीरीज है उसे क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में आप इस तरीके का जो जनरल फॉर्मूला है इसका अगर आप N का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3OH। नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो होगा C2H6OH। नेक्स्ट जो मेंबर हो जाएगा C2H5OH। यहां पर C3H7OH। ये हो जाएगा C4H9OH, ठीक बात है। तो इनकी जो जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला। तो एक ही जनरल फॉर्मूला से कंपाउंड बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इस सीरीज को भी क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज। इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। यहां भी कितने का है, CH2 का। और यहां भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, होमोलोगस सीरीज को। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक ही सीरीज से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं और इनके जो क्रमागत जो सदस्य हैं, सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं, उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से होती है और उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की।
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल फिनोमिना, ये क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। और इनकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनकी डेफिनेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होता है? व्हेन द ऑर्बिटल्स हैविंग almost similar energy, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो? ऑलमोस्ट सिमिलर हो, एंड डिफरेंट शेप, they redistribute their energy and form new orbitals having exactly same energy and same shape। तो इसको अगर वर्डिंग में बोला जाए तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो? ऑलमोस्ट सिमिलर हो, जिनकी एनर्जी क्या हो? ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ऐसे ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को क्या, लेकिन उनकी क्या हो? शेप जो हो वो डिफरेंट हो। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी क्या हो? एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो लेकिन उनकी शेप क्या हो? डिफरेंट हो। तो ऐसे ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके जो शेप होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी और इनकी एनर्जी भी होगी वो भी एग्जैक्टली सेम होगी। दैट मीन्स हमने क्या किया? दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स लिए जिनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। इनकी एनर्जी कैसी थी? इसकी मान लीजिए 15 किलो कैलोरी थी तो इसकी 16 थी, है ना। लेकिन इसकी जो शेप है इसकी मान लीजिए स्फेरिकल शेप थी और इसकी डम्बल्ड शेप थी। तो इन्होंने क्या किया? नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा? इन ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी। अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड देयर हाइपोथेसिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम ये बात करें एग्जैक्टली सेम एनर्जी and same shape, these orbitals are called hybrid orbital and the hypothesis is called हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स आपने क्या किया है? ऑर्बिटल्स को आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स जैसा किया है जिससे क्या हो जाए? उनकी एनर्जी और ऑर्बिटल्स जो है
वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए और एग्जैक्टली सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मीथेन कंपाउंड्स के अंदर। आपने पढ़ा है मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है मीथेन की, वो किस तरीके से फॉर्मेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। हम जानते हैं सबसे पहले मीथेन CH4 होता है ना। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना। मीथेन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। ये आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ रखा है। आज हम स्टडी करेंगे कि ये बॉन्ड एंगल बना किस तरीके से, है ना। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बात की जाए तो कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। और कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो फर्स्ट शेल जो होता है जिसको हम बोलते हैं 1s, सेकेंड शेल जो है वो 2 शेल्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन सा, 2s एंड 2p, है ना। अब ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। और जबकि 1s और 2s ऑर्बिटल्स क्या होंगे, वो सिंगल होंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। ठीक है, ये बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन की जाएगी, उसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी तक हमारा जो काम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रहा हूं। ठीक है ना बच्चे। तो यहां पर हम बात करते हैं कि कार्बन के अंदर हमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको फिल करना है और इस एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर 2 भर दिए, अब आप कितने भरेंगे, यहां पर भी 2 भरेंगे। अब 2p के अंदर आपको कितने भरने हैं, अभी तक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 और 2 4। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स और फुलफिल करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इनकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली सेम होगी। तो सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड मतलब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि जब ऑर्बिटल की एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो तो सबसे पहले आप क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, उसके बाद इनकी क्या करवा दें, पेयरिंग करवा दें। तो यहां पर अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं तो आप इस तरीके से नहीं भरेंगे। आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा जाएगा। ठीक बात है। जब यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को सीख लिया है तो अब आप क्या करेंगे, आप कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट होगी, कार्बन 6 की एक्साइटेड स्टेट, तो हम जानते हैं कि अगर आप इन कार्बन का अगर आप एटॉमिक मॉडल बना लें तो ये क्या होगा, सेंटर के अंदर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके चारों ओर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं। और उन सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट
फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल कितना है? ओनली 1s है। जबकि यहां पर सेकंड शेल कितना है? 2s और 2p। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर कितना आ सकता है? मैक्सिमम 8 आ सकता है। और आपको भरने कितने हैं सेकंड शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये दोनों क्या है? सेकंड शेल के एलिमेंट हैं, सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और ये कौन से हैं? फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स हैं। अगर मान लीजिए अगर कार्बन को एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इधर से इधर की ओर यहां से जंप करना शुरू कर देंगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s से 2p में चले जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? 2s से 2p में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो 2s से 2p में जाएगा तो यहां पर आप फुलफिल किस तरीके से करेंगे? इसको बोलेंगे 1s, इसको बोला जाएगा 2s, और ये कैसे हो जाएंगे? 2p, है ना। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहां पर, तो ये 1 1 1 एंड 1 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप इस तरीके से यहां पर कर देंगे। अब देखिए बच्चे, हम जानते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल की शेप की बात की जाए तो s ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार, है ना। जबकि p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी? डंबल्ड शेप, यानी कि डंबलाकार। ये डंबल जैसे लग रहे हैं आपको, डंबल उठाते हैं ना, वैसे ये लग रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर हम 1s को नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी और इनकी एनर्जी के अंदर डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा है, जबकि इनकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर है। अब सुनना बात को, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब मान लीजिए एक s, ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये कौन है? S, ये P, ये P और ये P। अब क्या होगा कि when the orbitals having almost similar energy, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो? ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन उनकी क्या हो? उनकी शेप डिफरेंट हो, तो वो क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक s पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला जाएगा? एक s और 3 p, तो इसे बोला जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स अगर आप मीथेन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे क्या मिलेंगे? हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इन ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। यहां पर ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी कैसी होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको इनको बना देता हूं, है ना। तो इन चारों की जो एनर्जी है वो सेम और शेप तो आपको सेम दिख ही रही है। तो अब इस ऑर्बिटल को आप s नहीं बोलेंगे, इसको आप p नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे? sp3। आप इसको क्या बोलेंगे? sp3।
आप इसको क्या बोलेंगे sp3, इसको क्या बोलेंगे sp3। दैट मीन्स आपके पास क्या हुए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो 4 ऑर्बिटल्स मिले, 4 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया तो ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन भी कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स ही आपको यहां पर ऑब्टेन होंगे। अब इनकी जो शेप होगी और एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, शेप एंड एनर्जी जो है वो सेम होगी, शेप एंड एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब देखना यहां पर ये जो छोटी सी जो चीज बनाई है इसको बोला जाता है नोड। ये नोड क्या चीज होती है, नोड वो चीज होती है, यहां पर आप p ऑर्बिटल की बात करें ना जो डंबल शेप की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। स्फेरिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग टेंडेंसी जो है कहीं भी हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। जबकि यहां पर नोड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग टेंडेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी, कि यहां पर छोटी सी जो ये बनाई है ना आपने, मिनिमम होगी। दैट मीन्स जो आपने ये छोटा सा बनाया है यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की टेंडेंसी जो हो जाएगी, उपस्थित होने की प्रवृत्ति जो है वो क्या होगी, न्यूनतम या मिनिमम होगी। तो यहां पर अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो रही है, यहां पर मिनिमम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, 4 लोब्स के अंदर, इनको क्या बोला जाता है, लोब्स बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोब्स के अंदर। जब लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहां पर हम बात करेंगे कि लोब्स में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, जो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या लगे, मिनिमम रिपल्शन लगे। तो मिनिमम रिपल्शन बनाने के लिए कि ये क्या करते हैं, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखना बच्चे, ये किस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन रही है यहां पर, तो इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल। यहां पर देखना ये जो ब्लू और ब्लैक, ये ब्लैक और रेड जो मार्कर है उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वही बॉन्ड एंगल क्या है, रेड और ब्लू मार्कर के बीच में है ना, वही इस रेड और ब्लू के बीच में और वो ही इस ब्लैक और रेड के बीच में, यानी कि चारों के चारों बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मान लीजिए ये वाली लोब इधर की साइड आती है तो ये इसको वापस रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं आप वर्ड, कि इनके बीच में क्या हो गया, अब ठीक है भाई यहाँ पर क्या हो गए, सेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से इधर उधर जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। वो कहा ठीक है भाई अब हम यहाँ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ये यहीं रहेंगे तो इनकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। तो इससे हम बनाना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहां आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी जो ऑर्बिटल्स आपने बनाए वो क्या होंगे, ये
अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, ये है लोब, ये क्या है, लोब है, ठीक है। और ये जो यहां पर प्रेजेंट है, इनके अंदर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहां पर क्या था, नोड थी, ठीक है ना। तो ये नोड होने के कारण ये इधर की साइड से, तो यहां पे तो कोई रिपल्शन होगा नहीं, रिपल्शन किनके बीच में है, इनके बीच में रिपल्शन है। अब देखना इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब देखना ये कौन है, ये sp3, ये कौन है, तो ये भी sp3, ये कौन है, तो ये भी sp3, जबकि ये कौन है, ये सारे के सारे कौन हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब देखना हो क्या रहा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो यहां पर हाइड्रोजन जो है, यानी कि कार्बन को आप इस तरीके से बना रहे हैं, ये कार्बन की 4 वैलेंसी अभी क्या है, फ्री वैलेंसीज हैं। अब इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, ये कह रहे हैं हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना। तो इनके साथ अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। जब आप 1s1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि s ऑर्बिटल के अंदर ये यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने करने होंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक स्कीम लेके आता है। ये क्या कहता है कि तुम भी अकेले, हम भी अकेले, ठीक है ना, ये भी क्या है अकेला, वो भी अकेला, ठीक है, मजा आ रहा है कसम से, ये क्या कर रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये देखना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो 1s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन चिपक जाएगा यहाँ पर, ये यहीं पर भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक जाएगा। ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड एंड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अगर आप बात की जाए यहाँ पर, तो आपने मीथेन की जो स्ट्रक्चर बनाई उसके अंदर ये मीथेन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और चारों पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय, यानी कि ये कैसी शेप हो जाएगी, इनकी टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ये जो है हम इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ मीथेन। तो अब यहाँ पर आप क्या सीखे, मीथेन की स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, मीथेन के अंदर बॉन्डिंग सीख गए, मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सीख गए। तो मीथेन के अंदर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। sp3 का मतलब क्या होता है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ने आपस में क्या किया है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी एनर्जी को, जिससे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। तो अब इनके थ्रू हम क्या करेंगे, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।